हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज़। चैप्टर 1 to 4 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड की इस साल की एग्जामिनेशन के लिए ये एमसीक्यू सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बनाई गई है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 1, पहला एमसीक्यू आपको ये बोला है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस डैश। अगर बार मैग्नेट को मैं दो पीसेस में डिवाइड कर दूं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है कुछ इस तरीके से। अभी बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप इसको दो पीसेस में डिवाइड कर दो ऐसे बीच से, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये नॉर्थ सेपरेट हो जाए और साउथ सेपरेट हो जाए। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। अगर आप लोग इसको काटोगे तो होगा क्या कि एक ये छोटा मैग्नेट बनेगा, एक ये छोटा मैग्नेट बनेगा। अभी दो मैग्नेट बने हैं, दोनों में नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल्स होंगे। यानी आंसर आएगा कि बोथ दी पीसेस बिहेव लाइक इंडिविजुअल मैग्नेट्स। दोनों पीसेस इंडिविजुअल मैग्नेट्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, देखो ये आंसर नहीं आ सकता। बोथ दी पोल्स गेट सेपरेटेड, दोनों नॉर्थ साउथ सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। बोथ दी पीसेस लूज मैग्नेटिज्म, ये भी नहीं आ सकता। वन पीस बिहेव लाइक मैग्नेट दी अंदर एंड दी अदर डज नॉट, ये भी नहीं आ सकता। दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, इंडिविजुअल मैग्नेट बनेंगे। चलो दूसरा, द टेंजेंट रेट आर ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स डैश ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, अगर मान लो ये पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। चलिए थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीज़न ये है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला, टेंजेंट के अलोंग फील्ड इधर भी होगा, और अगर ये पॉइंट पे ये लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो फील्ड इधर भी होगा। यानी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेंगे, दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिलेगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा है, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर ऑब्टेन्ड विच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो फील्ड की दो डायरेक्शन ऐसे मिल जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डैश। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या सही है, ऑलवेज इंटरसेक्ट, गलत है। आर मोर क्राउडेड अवे फ्रॉम मैग्नेट, गलत है। कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम, गलत है। आंसर आएगा ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। वो ऑलवेज क्या करेगी, क्लोज लूप बनाएगी। चलिए नंबर 5, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट विद अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ m, इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स इक्वेटर। देखो आपको मैग्नेटिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले फॉर्मूला से कंपेयर करना है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, आपको d डिस्टेंस पे इक्वेटर पे फील्ड बताना है। तो जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखते थे कि E एट इक्वेटर माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, तो ऐसा ही आएगा B एट इक्वेटर माइनस, अच्छा मैं वेक्टर लगाता हूँ, के की जगह क्या आता है इधर, तो यहाँ आता है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, पी की जगह आएगा m और r की जगह डिस्टेंस का क्यूब, माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले केस से आप लोग इसको कंपेयर करना, जैसे वहाँ पे p होता था, इधर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, r के बदले d बोला है। k जो होता था उधर 1/4 पाई एप्साइलॉन ज़ीरो, उसके बदले यहाँ पे होता है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई। ठीक है, चलिए नंबर 6, अ करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ डैश। तो करंट कैरिंग लूप आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, तो उसमें से अगर आप लोग करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फील्ड ड्रॉ करो तो कुछ इस तरीके से फील्ड मिलेगा आपको। यानी ये जो फील्ड है एक तरफ से एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से एग्जिट कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। यही चीज़ होती थी मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर, नॉर्थ साउथ। तो उसमें भी क्या होता था कि नॉर्थ में से फील्ड लाइंस एग्जिट करती थी और साउथ में लाइंस क्या करती थी, ऐसे एंटर करती थी, ऐसे घूम के पूरा क्लोज लूप बना के आती थी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी ऐसा ही होगा, यानी ये लाइन ऐसे घूम के इधर आएगी और ये लाइन ऐसे घूम के इधर आएगी, तो पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल जैसा सिचुएशन बनेगा। ठीक है, चलिए नंबर 7, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल। देखो एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला था वहाँ पे आप लोग ई एक्सिस वाला और ई इक्वेटर वाला याद रखना। यहाँ पे होता था 2 के पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे होता था माइनस के पी अपॉन आर क्यूब।
अगर मैं माइनस को निगलेक्ट करूँ, बस मैग्नीट्यूड लिखूँ, तो ये के पी अपॉन आर क्यूब, ये 2 kp/r³। तो यहाँ पे वही है बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर, तो यहाँ पे होगा μ0/4π 2m/r³, और नीचे होगा μ0/4π m/r³। मैंने माइनस साइन को इक्वेटर पे निगलेक्ट कर दिया, ये कैंसल, m/r³ कैंसल, आंसर आएगा 2/1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2/1। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट, द डिस्टेंसेस विल बी डैश। मान लो कि मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पे, एक पॉइंट ले लेता हूँ इक्वेटर के ऊपर वाई डिस्टेंस पे। ये दोनों पे फील्ड इक्वल है, यानी E एट एक्सिस इज इक्वल टू E एट इक्वेटर। चलो, एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, μ0/4π 2m, डिस्टेंस यानी एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो मैंने x माना है, x³। यहाँ μ0/4π m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, y³। देखो एक्सिस पे फील्ड डबल होता है तो इधर 2m आएगा, इधर m आएगा। डिस्टेंस x बोला है, इधर y बोला है। एक्चुअल में अगर मैं वेक्टर लगाता इधर तो मुझे माइनस लगाना पड़ता, वेक्टर नहीं लगा रहा मैं, बस वैल्यू सेम है ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, सबको पता है। ये कैंसल, mm कैंसल। अच्छा, यहाँ पे आंसर आएगा 2/x³ इज इक्वल टू 1/y³। अच्छा, x³ को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो एक साइड बन जाएगा x³ अपॉन y³ इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2/1। तो x अपॉन y मेरा क्या बनेगा, क्यूब रूट 2⁻⁴ डिवाइड बाय 1। क्या आंसर बनेगा, 2⁻⁴ डिवाइड बाय 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 2⁻⁴ डिवाइड बाय 1। चलिए नंबर 9, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती थी वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए नंबर 10, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का सिंपल एक यूनिट तो होगा वेबर, ये तो सबको पता है, यानी ये तो है ही। दूसरा फाई इज इक्वल टू BA, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये भी होगा, यानी आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। तीसरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 11, मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इन अ यूनिफॉर्म फील्ड B। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है -m.b। क्या आंसर है, -m.b, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12, व्हेन अ टॉर्क एक्सर्टेड ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी मैक्सिमम। कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला है mb साइन थीटा, m क्रॉस भी होता है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, तो अगर मैं टॉर्क मैक्सिमम लेता हूँ तो mb साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, यानी मुझे साइन 90 लेना पड़ेगा, जो है मेरा +1, यानी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू के लिए एंगल को 90 लेना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये होता है कि कोई भी क्लोज लूप में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो आपका 0 होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dA ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। अभी आप एरिया को आप लोग सरफेस भी लिख सकते हो, एरिया भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये वाला आंसर दिया है DA के बदले DS, एरिया के बदले उन्होंने सरफेस एरिया का S लिया है, ठीक है। चलिए 14, इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। देखो जैसे मान लो कि करंट कैरिंग लूप है, इसमें से अगर करंट जा रहा है इस तरीके से, अगर आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो m इज इक्वल टू NIA। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है, इधर m वेक्टर है, इधर a वेक्टर है, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। चलिए 15, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सिंपल हम लोग लगाते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला चूज करते हैं, m इज इक्वल टू NIA। अच्छा, n तो नंबर है, इसका कोई मैग्नेटिक डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। I का होता है एम्पियर A1 और एरिया का होता है L2।
तो आंसर आएगा L2A1 ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है। M0 L2A1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16, अ 20 टर्न्स लूप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो जो जो वैल्यू गिवन है मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स 20, फिर आपको जो रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 10⁻² मीटर। करंट उसमें से जा रहा है 3 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आपको बोला है प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.5 टेस्ला। द पोटेंशियल एनर्जी इन मोस्ट स्टेबल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है मोस्ट स्टेबल पोजीशन। मोस्ट स्टेबल पोजीशन का एंगल आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री। मोस्ट स्टेबल पोजीशन यानी cos 0 डिग्री जब होगा वो होती है मोस्ट स्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। मोस्ट स्टेबल में cos होता है 0, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो आंसर आएगा माइनस एम इंटू बी। अच्छा m नहीं दिया तो करना पड़ेगा NIA इंटू बी, और NIA की जगह मुझे लिखना पड़ेगा πr²। बस सिंपल है। चलिए वैल्यू लगाते हैं, माइनस n है 20। अच्छा मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। I है आपका कितना 3, पाई की वैल्यू 3.14, r का स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.5। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 3.14। चलिए मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करना, एग्जाम में अलाउड है तो सबको पता है। 60 इंटू 3.14 आंसर आएगा 188.4। अच्छा ब्रैकेट में होगा 4 का स्क्वायर 16, -2 का होगा -4, और पीछे है 0.5। अच्छा इंटू 16 इंटू 0.5 10⁻⁻4 है, यानी ये आंसर मेरा बनेगा -0.1507 जूल, 0.1507, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ठीक है, तो बस याद रखना मोस्ट स्टेबल पोजीशन। अच्छा अगर यही क्वेश्चन पूछा होता मोस्ट अनस्टेबल, तो आंसर आता cos 180 लेके करते तो -1 लेना पड़ता, आंसर यही आता, प्लस में आता, फिर ये आंसर आपका प्लस में आता। ठीक है, नंबर 17 देखिए, वो इस बार की सिलेबस में नहीं है, टाइम पीरियड वाला, तो मैंने गलती से सिलेक्ट करके डाला है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपको करने की जरूरत नहीं है, इस बार की बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा। चल 18, व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट m इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क विल बी। टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। आपको एंगल रखना है 30 डिग्री, एम बी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और फील्ड को हमें बोला है h लेना है, एम बी की जगह h और 1/2 का 2 नीचे रख देते हैं, आंसर आएगा mh/2। चलिए 19, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया i + 3j इंटू 10⁻², आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है, कंपोनेंट्स दिए, इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.5i + 0.2j टेस्ला, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = B.A। देखो अगर आपको b की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है, तो आप लगा सकते हो BA cos थीटा, पर अभी आपको दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। i है, b है, i कैरेट, अच्छा ये तो एरिया है, वैसे भी करो आंसर आएगा। b है 0.5i कैरेट प्लस 0.2j कैरेट, डॉट a कितना है i + 3j कैरेट इंटू 10⁻²। चलो डॉट प्रोडक्ट सबको पता है, i का i के साथ ही डॉट होगा, j का j के साथ ही डॉट होगा, तो 0.5i इंटू i, तो वो हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2j इंटू 3, तो 0.6, और पीछे आपका दोनों में 10⁻² लगा हुआ है, तो आंसर आएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻²। फाइनल आंसर 1.1 10⁻², ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स phi E अपॉन phi B। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = EA, cos थीटा होता है वो हटा देते हैं, phi B का होता है BA। चलो cos थीटा लगाना है तो लगाओ, फिर कैंसिल कर दे, ये cos थीटा और BA cos थीटा, चलो cos थीटा कैंसिल, AA कैंसिल, E अपॉन B। देखो ऑप्शन में एक ये हो सकता है, पर आपको पूछा है कि उसका यूनिट बताओ, तो आपको चैप्टर नंबर 8 का एक रिलेशन पता हो
E इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, E की जगह लिख देता हूँ B इंटू सी डिवाइड बाई बी। बी कैंसल, C होता है स्पीड ऑफ लाइट जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड 2m आर हेल्ड टुगेदर। दी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन है, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ m है, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ 2m है। दोनों के बीच का एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। आपको नेट निकालना है, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट का कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होता है, तो सिंपल है, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर, 2 पहले की वैल्यू दूसरे की वैल्यू और दोनों के बीच का एंगल cos 60। चले पहला एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर रहेगा, 2m का होल स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 2m 2m, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, m इंटू एम एन स्क्वायर, और cos 60 होता है 1/2। अच्छा 2 से 4 को कैंसिल करो 2, टोटल जो बचेगा 7m स्क्वायर। आंसर आ जाएगा √7 m स्क्वायर का हो जाएगा m। चले 22, 1 टेस्ला इज इक्वल टू डैश गॉस 10⁻⁴। उल्टा भी याद रखना, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कोई भी एग्जाम में आए आपको पता चलना चाहिए। 23, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ L इज स्मॉल m. It is bent from the middle and arranged as 60 degrees. So the new magnetic dipole moment will be dash. अच्छा इसके अंदर करना क्या है कि आपके पास एक L लेंथ का स्टील का वायर है, ठीक है, L लेंथ का वायर है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है स्मॉल m। आपको क्या करना है, इट इज बेंड फ्रॉम द मिडल एंड अरेंज्ड एज 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री का मतलब क्या है कि इसको बीच से मोड़ दो, ऐसे ऐसे करके मोड़ दो और दो पार्ट में ऐसे मोड़ो, बीच से ऐसे मोड़ो ऐसे करके कि ये जो एंगल बने वो 60 बने। अभी अगर वायर की पूरी मैग्नेटिक मोमेंट m है तो ये आधे की कितनी होगी, m/2, ये आधे की कितनी होगी, m/2, क्योंकि टोटल L लेंथ है, बीच बीच में से हमें ऐसे करके मोड़ना है, ऐसे करके मोड़ना है, इस तरीके से इसको मोड़ना है ऐसे करके, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री। तो आधे की m/2 और ये बाकी आधे की भी कितनी m/2। आपको बताना है नई मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। तो जैसा मैंने आपको बोला कि अभी जैसे आप लोग क्या करते हो, साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, पर यहाँ पे फर्क क्या होगा कि जब आप लोग इसको ऐसे मोड़ोगे तो मान लो कि यहाँ पे आपका साउथ है, यहाँ पे आपका नॉर्थ है। अच्छा अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपकी, देखना ध्यान से, पूरे के अंदर है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो वो ऐसे बनेगा, ऐसे करके। अभी आपका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो ये एंड से इस तरफ होगी और ये एंड से इस तरफ होगी, ठीक है। यानी आपका ये जो m/2 है वो इस तरफ है, ये जो m/2 है वो इस तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल भले ही रॉड को 60 पे मोड़ा है, पर हमारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, m/2 और m/2 का cos 120 को लेके कोसाइन लॉ का रिजल्टेंट निकालना है। नेट देखना ध्यान से, अंडर रूट पहले का स्क्वायर यानी m/2 का स्क्वायर, दूसरे का यानी m/2 का स्क्वायर, 2 पहले की वैल्यू m/2, दूसरे की वैल्यू m/2, और cos 120 को मैं सीधा लिख देता हूँ -1/2। बोलो समझ आया सबको। तो सिंपल है, पूरे रॉड का साउथ से नॉर्थ इस तरफ, पर अगर मैं इसको ऐसे करके मोड़ दूंगा तो अभी ये साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो अभी रॉड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है कुछ ये एंड से इधर और ये नॉर्थ की तरफ इधर, यानी दोनों के बीच का एंगल बनेगा 120, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आंसर आ जाएगा, अभी कैलकुलेशन करते। m/2 का स्क्वायर यानी m²/4, m/2 का स्क्वायर m²/4, ये दो दो कैंसिल हो गया, इधर भी m इंटू एम, m²/4 पर माइनस में रहेगा, एक m²/4 कैंसिल, m²/4 का रूट निकालो तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा m/2। फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा m/2, ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24, लाइक पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, लाइक यानी साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, तो ये करेंगे रिपेल, और अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर ए सीधा आंसर। चलिए 25,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सीधा याद रखना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। चले 26, इफ अ रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर म्यू आर एंड काई, देन अच्छा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, सबको ये रिलेशन पता है। अभी आपको पैरामैग्नेटिक के लिए पूछा है, तो पैरामैग्नेटिक में जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ये चीज याद रखो, यानी म्यू आर ग्रेटर देन 1, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये दोनों में से कौन सा आएगा। अभी आप लोग चेक करो, अगर मैं म्यू आर की जगह ग्रेटर देन 1 रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, 1 प्लस काई एम, तो काई एम की वैल्यू ऑलवेज जीरो से बड़ी आएगी, काई एम की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो से बड़ी आएगी। यानी अगर मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ, उसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ, यानी ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, उसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ, तो मेरा जो काई एम का आंसर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, 26 में डी। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। देखो फेरोमैग्नेटिक की एक मेन प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें डोमेन्स बनते हैं, क्या बनते हैं, डोमेन्स। तो सॉलिड में बन सकते हैं, मेटल में भी बन सकते हैं, अलॉय में भी बन सकते हैं, गैस में डोमेन नहीं बन सकते, तो फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, आंसर आएगा स्टील, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील को यूज कर सकते हैं। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको सॉफ्ट आयरन यूज करना है। 30, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, पर आपका जो काई एम है वो नेगेटिव होता है, काई एम आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर होगा आपका लेस देन 1 होगा, यानी अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो एक में कोई भी नेगेटिव वैल्यू ऐड करो तो आंसर आपका ऑलवेज क्या होगा, एक से छोटा होगा। चलिए 31, विच ऑफ द फॉलोइंग represents correct relation between B, H, mu and mu 0, तो आंसर आएगा B इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर इंटू एच, डेरिवेशन है इसका, प्रिपेयर करना है आपको उसको, ठीक है। 32, when a paramagnetic substance is brought near north or south pole of a bar magnet then it dash, पैरामैग्नेटिक को आपको क्या करना है, नॉर्थ और साउथ पोल के करीब लाना है मैग्नेट के, तो क्या करेगा, चलिए चेक करते हैं। एक्सपीरियंसेस रिपल्शन, पैरा में रिपल्शन नहीं होता, एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन। चलो उसके बाद डज नॉट एक्सपीरियंस रिपल्शन अट्रैक्शन, ये भी नहीं आएगा। वुड एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी, ये भी नहीं आएगा। ऑलवेज पैरामैग्नेटिक क्या करेगा, एक्सपीरियंस अट्रैक्शन। चले 36, वाटर, वाटर वाला अच्छे से याद रखना, वाटर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो आपको इसके एग्जांपल याद रखने हैं, एल्यूमिनियम आपका पैरामैग्नेटिक है। 35, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डैश, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, टेक्स्ट बुक में पूरा टेबल है, अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है आपको। 36, डोमेन फॉर्मेशन, डोमेन फॉर्मेशन फेरोमैग्नेटिक में होता है, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया। 37, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500, म्यू आर 5500, आपको बताना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई एम आपको बताना है, तो फॉर्मूला रिलेशन क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, 5500 इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, तो ये 1 को माइनस में ले जाओ, काई एम इज इक्वल टू 5499, ऑप्शन नंबर बी। चले 38, m is the intensity and h is the magnetic intensity, give the formula of magnetic susceptibility, relation है m is equal to chi h, तो काई क्या बनेगा, m अपॉन h, ये कौन सा वाला काई, मैग्नेटिक वाला ससेप्टिबिलिटी, m अपॉन h, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39, म्यू 0 इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, काई एम इज द ससेप्टिबिलिटी, देन द परमिएबिलिटी ऑफ मटीरियल, तो सिंपल है, म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस काई एम, देखो एक्चुअल में रिलेशन क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर, और म्यू आर क्या होता है 1 प्लस काई एम, तो सिंपल रिलेशन आएगा म्यू 0 1 प्लस काई एम। 40, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर का आपको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट निकालना है, तो आंसर आएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।